Dear students, I am Dr. Bhagat Singh, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई प्रथम के अंतर्गत संघीय व्यवस्था की प्रकृति विषय पर अध्ययन करेंगे। नेचर ऑफ द फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था का क्या स्वरूप है। भारत के संदर्भ में संघात्मक व्यवस्था किस प्रकार से भारत के संविधान में स्पष्ट होती है। संघीय व्यवस्था की प्रकृति से पूर्व हमें संघात्मक शासन प्रणाली क्या है या संघवाद क्या है, उसे जानना जरूरी है। संघवाद या संघात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन होता है और जहां पर दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त होती हैं। भारत में भी संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघवाद या संघात्मक शासन प्रणाली के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि लिखित व कठोर संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, उच्च सदन राज्यों का सदन होना। भारत में भी संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन भारत में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके स्थान पर राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन ऑफ द स्टेट्स, जैसा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 यानी प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत में संघ राज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है और संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हमें ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण कौन से हैं और एकात्मक लक्षण कौन से हैं। सर्वप्रथम हम भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण को जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण हैं, प्रथम है शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची में 97 विषय हैं जिन पर संघीय संसद का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिन पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों की संख्या 66 है, जो राज्य की व्यवस्थापिकाओं के अधिकार क्षेत्र में है, और समवर्ती सूची के 47 विषयों को संघ और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है और भारत में ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इसके प्रावधान सभी सरकारों पर बाध्यकारी हैं और केंद्रीय राज्य सरकार के द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
इस देश में कोई भी शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय का होना, भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय का कानून संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों पर ही लागू होगा। लिखित और कठोर संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और भारतीय संविधान कठोर संविधान माना जाता है। कठोर संविधान का तात्पर्य यह है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अत्यधिक कठिन है। उच्च सदन, राज्यों का सदन होना। भारतीय संसद का उच्च सदन, जिसे राज्यसभा कहते हैं, राज्यों का सदन है और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के इन प्रावधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। किंतु भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण के साथ साथ एकात्मक लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों को दो भागों में बांटा जा सकता है: अंतरंग या सैद्धांतिक तत्व, बहिरंग या व्यवहारिक तत्व। अंतरंग का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, या एकात्मक यानी केंद्र सरकार, जिसमें एकात्मक लक्षण का मतलब है जिसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली दिखाई देती है, राज्य सरकारें कमज़ोर दिखाई देती हैं। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान किए गए हैं जिनमें केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। बहिरंग या व्यवहारिक तत्व हैं जो परिस्थितियों के कारण या कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, कारक हैं, जिनके माध्यम से भी भारत में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं, इन्हें जानना अत्यधिक आवश्यक है। भारतीय संविधान में अंतरंग तत्व निम्न प्रकार हैं। इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। भारत में इकहरी या एकल नागरिकता को अपनाया गया है। राज्यों की कोई नागरिकता नागरिकों को प्रदान नहीं की गई है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। जैसा कि शक्तियों के विभाजन का विस्तार करते हुए बताया कि संघ सूची में 97 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं जबकि राज्य सूची में उससे कम 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी केंद्रीय संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। यानी केंद्र की व्यवस्थापिका और राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों में ही टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून मान्य होता है और राज्यों द्वारा निर्मित कानून निरस्त माना जाता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि केंद्र शक्तिशाली है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। भारत में राज्यों का संविधान पृथक से नहीं है। भारत में संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं। केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन में समर्थ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य से उसका कोई पृथक प्रदेश पृथक करके या दो
अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना दे, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कर दे, राज्य की सीमाओं तथा उनके नाम बदल दे। ये सब संसद कर सकती है और इस मामले में राज्यों की शक्तियाँ या राज्य की विधानसभाओं की शक्तियाँ, विधानमंडल की शक्तियाँ बहुत ही न्यूनतम होती हैं, कमज़ोर होती हैं। एकीकृत न्याय व्यवस्था भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद न्यायालयों का गठन एक पिरामिड के रूप में होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों का निर्माण और गठन संघीय सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि भारत में संघीय सरकार या संघीय संसद या संघ शक्तिशाली है। संकट काल में एकात्मक शासन हमारे संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 द्वारा संकट काल की घोषणा करने का अधिकार है। संकट काल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने और राज्य के सभी प्रकार के प्रशासकीय नियंत्रण प्राप्त हो जाते हैं। संकट काल की घोषणा से संविधान का संघात्मक स्वरूप समाप्त होकर एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एकीकृत व्यवस्था भी अपनाई गई है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, जैसा कि भारतीय संघ के इकाई राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल साधारणतया अक्सर संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका निभाकर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जिससे भी भारतीय संघीय व्यवस्था एकात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति, संविधान द्वारा वित्तीय दृष्टि से राज्य केंद्र सरकार पर निर्भर बना दिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि दिए जाते हैं और इस आर्थिक सहायता के कारण केंद्र राज्यों पर हावी रहते हैं। राज्यों को राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, यद्यपि सामान्यतः राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बन जाते हैं, किंतु कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कानून बनता है। ये कुछ भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान हैं जिससे भारत में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं। भारतीय संविधान के बाहर यानी बहिरंग रूप में या व्यवहारिक रूप में उपस्थित एकात्मक तत्व कौन से हैं, इन पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। जैसा कि प्रधानमंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व, भारत में प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्तियों का व्यक्तित्व सामान्यतः चमत्कारी एवं प्रभावशाली रहा है। जब चमत्कारिक नेतृत्व होता है तो मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक की यदि पार्टी की होती हैं तो उस पर केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व का प्रभाव दिखाई देता है। और
अनेक राजनीतिक राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी कई बार प्रधानमंत्री की इच्छा से होती है। लेकिन संविध सरकार के दौर में या समझौतावादी या गठबंधन सरकारों के दौर में इस प्रकार की स्थिति दिखाई नहीं देती है। नीति आयोग से पूर्व योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। उसमें भी केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पदेन रूप से नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और उसमें राज्यों की ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका दिखाई नहीं देती है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1952 में हुई, उसमें भी केंद्र सरकार प्रमुख भूमिका अदा करती है और राज्यों के योजना संबंधी निर्णय भी राष्ट्रीय विकास परिषद में लिए जाते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका, केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे कि CBI, ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच की जाती है और विपक्षी सरकारें होती हैं उनको दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। इनका केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग भी कई बार अक्सर होता है, जिससे राज्य सरकार दबाव में कार्य करती हैं। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारतीय, जैसा कि प्रोफेसर KC बियर ने कहा है कि भारतीय संविधान एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें गौण रूप से कुछ संघीय तत्व हैं, न कि ऐसे संघ राज्य की स्थापना करता है जिसमें गौण रूप से कुछ एकात्मक तत्व हैं। श्री दुर्गादास बसु का मत है, DD बसु का मत है कि भारतीय संविधान न तो नितांत संघात्मक है और न एकात्मक, वर्ण ये दोनों का मिश्रण है। कई बार DD बसु का कथन कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान न तो नितांत संघात्मक है और न एकात्मक, अब तो दोनों का सम्मिश्रण है, किसका कथन है? तो ये दुर्गादास बसु, DD बसु का कथन है, जिन्होंने भारत का संविधान एक परिचय पुस्तक लिखी थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं, इसके साथ ही भारत में एकात्मक लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब अगले ई लेक्चर में हम भारतीय संघवाद की प्रकृति 1947 से लेकर के वर्तमान समय तक भारतीय संघवाद का क्या स्वरूप रहा, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।